जिससे अधिकार पूर्वक मैं अपनी बात कह सकूं वही मेरा परिवार। परिवार से भी कहने में भय लगे, वह परिवार मृत्यु का भय, यम का घर। जिसमें डर होगा वह कभी लिख नहीं सकता। डर किसमें नहीं होता, जो कहे मैं नहीं डरता वह मूर्ख की संतान। डर का मोक्ष धैर्य, सत्य का अनुभव मेरी कहानी। आज हम संजय सेठी के कुछ विचारों पर बात करेंगे और उनके विचार ना ऐसे हैं जैसे किसी कहानी के अलग अलग अध्याय जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये परिवार की परिभाषा से शुरू होते हैं, फिर डर की बात करते हैं और आखिर में सच कहने तक पहुंचते हैं। हाँ। उनकी पहली पंक्ति दिल पर लगती है, जिससे अधिकार पूर्वक मैं अपनी बात कह सकूं वही मेरा परिवार। और इसी के बिल्कुल उलट वो एक बहुत भयानक तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं परिवार से भी कहने में भय लगे, वह परिवार मृत्यु का घर, यम का घर। यम का घर। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। मतलब वो परिवार को खून के रिश्ते से नहीं देख रहे हैं। हाँ। वो उससे क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी से देख रहे हैं। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कि जहाँ आप सच नहीं बोल सकते वो घर नहीं है, वो यम का घर है। बिल्कुल। और ये फर्क बहुत जरूरी है। परिवार एक बायोलॉजिकल सच कम और एक इमोशनल स्पेस ज्यादा है। और मैं सोच रही थी कि अगर किसी को बचपन से ही घर में, मतलब उस यम के घर में अपनी बात कहने से डर लगता हो, तो उसके लिए बाहर की दुनिया में सच बोलना तो नामुमकिन हो जाएगा। एग्जैक्टली। शायद इसीलिए सेठी इस डर को लिखने की कला से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। उनका अगला विचार इसी जड़ को पकड़ता है। वो कहते हैं जिसमें डर होगा वो कभी लिख नहीं सकता। लिखना तो सच को बाहर लाना है, और एक लेखक के लिए डर उसकी स्याही सुखा देता है। कलम हाथ में है पर सच कागज पर आ नहीं पाता। नहीं आ पाता, क्योंकि वो यम का घर मन में बैठ गया है। लेकिन समाज तो अक्सर निडर लोगों को ही बहादुर मानता है ना? जो कहता है मैं नहीं डरता वही हीरो है। सही बात है। इस पर भी सेठी की एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है। वो कहते हैं जो कहे मैं नहीं डरता वो मूर्ख की संतान। हाँ, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, तो क्या वो बहादुरी को ही बदल रहे हैं? एक तरह से हाँ, वो बहादुरी को रीफ्रेम कर रहे हैं। उनके हिसाब से डर को महसूस करना इंसान होने का सबूत है, मूर्खता का नहीं। अच्छा। असली बहादुरी डर को नकारने में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। हाँ, स्वीकार करके उसके बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता खोजने में है। जो डर को मानेगा ही नहीं वो उससे लड़ेगा कैसे? सही बात है। तो अगर निडर होना मूर्खता है और डरना इंसान होने का हिस्सा है, तो फिर सवाल उठता है कि इस डर का करें क्या? इसका इलाज क्या है? हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि उन्होंने इसका इलाज लड़ने या भागने में नहीं बताया। उन्होंने धैर्य में बताया। धैर्य में। ये बहुत ही अप्रत्याशित है। ये आज की दुनिया के लिए कितना अलग विचार है, जहाँ डर का जवाब फाइट और फ्लाइट माना जाता है। लड़ो या भागो। हाँ, और सेठी एक तीसरा रास्ता दे रहे हैं, ठहरो और देखो। उनकी पंक्ति है डर का मोक्ष धैर्य। मतलब डर से मुक्ति लड़ने भिड़ने से नहीं मिलेगी, ना भाग जाने से, बस सब्र रखने से मिलेगी। हाँ, उसे समय देने से। ये एक बहुत गहरी सोच है। और ये सारी बातें, ये सारे धागे आखिर में उनकी एक पंक्ति में आकर मिल जाते हैं, सत्य का अनुभव। हाँ। और अब देखिए ये सब कैसे जुड़ता है। उनकी कहानी सत्य का अनुभव इसलिए बन पाई क्योंकि वो उस यम के घर वाले डर से बाहर निकल पाए। बिल्कुल, सच बोलने की हिम्मत से। और उस हिम्मत तक पहुंचने का रास्ता क्या था? धैर्य। धैर्य। सारे विचार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उनका लिखना सिर्फ लिखना नहीं है, ये डर पर जीत का एक सबूत है, जीता जागता सबूत। हाँ। तो सेठी के शब्द हमें एक पूरी यात्रा पर ले जाते हैं, डर से भरे यम के घर से शुरू होकर धैर्य के रास्ते मोक्ष तक, और आखिर में अपनी कहानी को सत्य का अनुभव बनाने तक। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये जीने के बारे में है। हाँ। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? चुप्ती है और जो धैर्य है उसके बीच की वो महीन रेखा क्या है? मतलब कब हमारा सब्र डर पर जीत की तैयारी है और कब वो सिर्फ सच को टालने का एक बहाना बन जाता है। हमारे पास आज संजय सेठी जी के लिखे कुछ बहुत ही छोटे लेकिन बहुत असरदार विचार हैं। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो पहली नजर में शायद साधारण लगे, पर अगर आप रुककर सोचें तो ये परिवार, डर और लिखने की कला के बारे में हमारी पूरी समझ को हिला सकते हैं। बिल्कुल। आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे।
और हमारा मकसद सिर्फ इन पंक्तियों का मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये हमारे अपने अनुभवों से कैसे जुड़ती हैं। हाँ। ये हमें एक आईना दिखाने जैसी हैं कि परिवार का असल मतलब क्या है और क्यों कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई हमें अपने ही अंदर अपने डर से लड़नी पड़ती है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली पंक्ति से होती है। हाँ। जिससे अधिकार पूर्वक मैं अपनी बात कह सकूं वही मेरा परिवार। सुनने में कितना सरल लगता है ना? बहुत सरल। पर ये जो शब्द है ना, अधिकार पूर्वक, इसमें एक पूरी दुनिया छिपी है। हाँ, ये शब्द ही इस पूरी चर्चा की नींव है। अधिकार पूर्वक कहने का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं है। नहीं, ये एक गहरी सुरक्षा का एहसास है। ये विश्वास है कि मेरी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और अगर ना भी समझी जाए तो कम से कम उसका सम्मान किया जाएगा। सही बात है। ये हक है कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी नकाब के जैसे हैं वैसे रह सकें। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये होना है। और जब ये अधिकार नहीं मिलता तब क्या होता है? लेखक ने इसके लिए एक बहुत ही, मैं कहूंगी, कठोर उपमा का इस्तेमाल किया है। बहुत कठोर। वो कहते हैं कि जहां बोलने में डर लगे वो घर यम का घर है। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत चुभता है। हाँ। परिवार को यम का घर कहना क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब आखिर डर के बावजूद प्यार और रिश्ते तो होते ही हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये कठोर लगता भी है, लेकिन शायद लेखक का इरादा शाब्दिक तुलना करना नहीं है। अच्छा। वो उस भावनात्मक घुटन को दिखाना चाहते हैं जो उस घर में महसूस होती है। सोचिए, यम का घर क्या है? एक ऐसी जगह जहां जीवन नहीं, मृत्यु का वास है। जब किसी घर में आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपकी आत्मा को रोज रोज दबाया जाता है, तो क्या वो एक तरह की आत्मिक मृत्यु नहीं है? हाँ, मतलब रूहानी मौत। बिल्कुल। शरीर जिंदा है पर अंदर का इंसान घुट रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो ये उपमा उस दर्द की गहराई को दिखाने के लिए बहुत सटीक बैठती है। सही। मतलब ये डर अचानक पैदा नहीं होता, जैसा स्रोत में भी बताया गया है। सालों की चुप्पी, उम्मीदों का बोझ, पुराने जख्म जो कभी भरे नहीं। जी। ये धीरे धीरे हमारे रिश्तों में जहर की तरह घुलता है। जब आपको पता हो कि आपकी बात का मजाक उड़ाया जाएगा या उसे आपकी नासमझी कहकर खारिज कर दिया जाएगा, तो इंसान चुप हो जाता है। हाँ, चुप होना ही बेहतर समझता है। और यही चुप्पी सबसे खतरनाक है, क्योंकि बाहर से तो सब ठीक दिखता है, एक छत के नीचे रहते लोग जिन्हें दुनिया परिवार कहती है। बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर, जैसा स्रोत कहता है, वो एक छत के नीचे का डरावना बंधन बन जाता है। ये एक अजीब कश्मकश है। हाँ, आप उन लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे अपनी सबसे जरूरी बातें नहीं कह सकते। आप उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ रहकर आप खुद को खो रहे होते हैं। तो फिर असली परिवार क्या है? क्या वो सिर्फ खून का रिश्ता है? स्रोत तो इस परिभाषा को पूरी तरह से नकारता है। बिल्कुल। और यही इस सोच का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। ये हमें परिवार की पारंपरिक परिभाषा से आजाद करता है। हाँ। आपका परिवार वो दोस्त हो सकता है जिसके सामने आप अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी भी बिना झिझक के मान सकते हैं। आपका परिवार कोई गाइड या मेंटर हो सकता है जो आपकी काबिलियत को आपसे बेहतर समझता हो। और सबसे जरूरी बात, स्रोत इशारा करता है कि ये सुरक्षित जगह, ये परिवार हमें अपने अंदर भी बनाना पड़ता है। अपने अंदर मतलब खुद से अधिकार पूर्वक बात कर पाना। हाँ। खुद को वो सम्मान देना जो शायद बाहर से नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और ये सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी। जब आप खुद अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सम्मान देना सीख जाते हैं, तो आप दूसरों की स्वीकृति के मोहताज नहीं रहते। सही बात है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने सबसे बड़े हमदर्द खुद बन जाते हैं। ये आत्म स्वीकृति की वो मंजिल है जहां बाहरी डर आप पर हावी होना बंद कर देता है। तो ये जो घर का डर है, ये जो चुप्ती है, इसका असर सिर्फ हमारे रिश्तों तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान अपनी असलियत को घर में ही छिपाने पर मजबूर है, तो वो बाहर की दुनिया में खुद को कैसे अभिव्यक्त करेगा? मुझे लगता है ये डर इंसान की रचनात्मकता को, उसकी आवाज को भी जकड़ लेता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखक डर को सीधे सीधे लिखने की कला से जोड़ते हैं। अच्छा। कि एक पंक्ति है, जिसमें डर होगा वो कभी लिख नहीं सकता। Exactly. पहली बार में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। क्या सच में?
मतलब कोई भी डरा हुआ इंसान एक अच्छा लेखक नहीं बन सकता। ये थोड़ा अजीब नहीं है? कई बार तो डर ही लिखने की सबसे बड़ी वजह बनता है। यहाँ डर का मतलब समझना होगा। स्रोत जिस डर की बात कर रहा है वो बाहरी खतरों का डर नहीं है। तो फिर ये अपनी असलियत के उजागर होने का डर है। लिखने की प्रक्रिया को स्रोत में नंगा होना कहा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। लिखने का मतलब है अपनी आत्मा पर पड़ी हर परत को उतार फेंकना, अपने जख्म, अपनी कमजोरियां, अपने अधूरे सपने, सब कुछ दुनिया के सामने रख देना। और एक डरपोक इंसान का पूरा जीवन इन्हीं चीजों को छिपाने में निकल जाता है। हाँ। वो एक कवच पहनकर जीता है ताकि कोई उसकी असलियत न देख पाए। तो अगर लिखना कवच उतारना है और डर कवच पहने रखना है, तो ये दोनों चीजें एक साथ तो हो ही नहीं सकती। एकदम सही। इसी कवच को बनाए रखने की कोशिश में, जैसा स्रोत कहता है, लेखक की स्याही सूख जाती है। सोचिए कितनी दर्दनाक छवि है ना? स्याही का सूखना मतलब विचारों का मर जाना, भावनाओं का बासी हो जाना, अभिव्यक्ति का गला घुट जाना। रचनात्मकता तो एक बहती नदी की तरह है और डर उस पर बना एक डैम है। जब तक वो डैम है, पानी आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक जगह ठहरकर सड़ने लगता है। पर डर तो हम सब में होता है। कोई ऐसा है जो कह सके कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता? कोई नहीं। स्रोत खुद इस बात को मानता है। वो उस इंसान को जो चिल्लाकर कहता है मैं नहीं डरता, उसे मूर्ख की संतान कहता है। ये तो साहस की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ डर को कमजोरी की निशानी माना जाता है। बिल्कुल, बहादुर बनो, डरो मत। हाँ, यही सिखाया जाता है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये झूठ है। असली बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो अपने डर को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और उसके बावजूद वो करता है जो उसे सही लगता है। एक मिनट, तो मैं नहीं डरता कहना बहादुरी नहीं, बल्कि डर से भागने का एक तरीका है? बिल्कुल, ये तो अहंकार हुआ, साहस नहीं। हाँ। ये खुद से और दुनिया से बोला गया एक झूठ है। जब आप कहते हैं मैं नहीं डरता, तो आप असल में अपने अंदर की उस आवाज को अनसुना कर रहे होते हैं जो आपको किसी खतरे से आगाह कर रही है। आप अपने डर को समझने का मौका ही खो देते हैं। हाँ, असली साहस तो ये कहने में है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, पर यह काम करना जरूरी है, इसलिए मैं ये करूंगा। मतलब डर को महसूस करना इंसान होने की निशानी है। हाँ, डर के आगे झुक जाना कायरता है, और डर के बावजूद कदम बढ़ाना साहस है। बिल्कुल। ठीक है, तो असली साहस डर को स्वीकार करने में है, उसे नकारने में नहीं। पर फिर अगला सवाल आता है, इस स्वीकार किए हुए डर से पार कैसे पाया जाए? क्या इससे लड़ना चाहिए, भिड़ जाना चाहिए? ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें तो यही कहती हैं कि डर का सामना करो, लेकिन स्रोत का रास्ता कुछ और ही है। हाँ, और यही इस पूरी सोच का सबसे शांत और सबसे गहरा हिस्सा है। लेखक कहते हैं, डर का मोक्ष धैर्य। डर का मोक्ष धैर्य। लड़ना नहीं, भागना नहीं, सिर्फ धैर्य। ये बात मुझे थोड़ी उलझन में डालती है। डर के सामने धैर्य रखना, ये तो एक तरह से हार मान लेने जैसा नहीं है, निष्क्रिय हो जाने जैसा। लगता तो ऐसा ही है, जैसे कोई तूफान आ रहा हो और आप बस खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। यहाँ धैर्य का मतलब निष्क्रियता या इंतजार नहीं है। तो क्या है? ये एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली मानसिक अवस्था है। सोचिए, जब आप डर से लड़ते हैं तो क्या होता है? आप उसे अपनी ऊर्जा देते हैं, अपना ध्यान देते हैं। अब जिस चीज से लड़ते हैं उसे आप अनजाने में और बड़ा बना देते हैं। डर चीखकर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है और लड़कर आप वही करते हैं जो वो चाहता है। अच्छा, तो धैर्य क्या करता है? धैर्य उस डर को वो तवज्जो नहीं देता जो वो मांग रहा है। धैर्य का मतलब है शांत रहकर डर को बस देखना, उसे महसूस करना, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया ना करना। जैसे पानी में जब लहरें उठती हैं। हाँ, तो आप उनसे लड़कर उन्हें शांत नहीं कर सकते। आप बस शांत खड़े रहते हैं और कुछ देर में वो लहरें खुद ही बैठ जाती हैं। सही। धैर्य डर की लहरों को खुद ही शांत हो जाने का समय और स्थान देता है। स्रोत में धैर्य के लिए एक और कमाल की छवि इस्तेमाल हुई है। उसे एक आग कहा गया है। धैर्य वो आग है जो डर के झूठ को जला देती है और सिर्फ सच को बाकी छोड़ती है। ये सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल, क्योंकि डर की बुनियाद अक्सर झूठ पर टिकी होती है। सही बात है। वो हमारे मन में कहानियां बनाता है,
अगर मैंने सच बोला तो मेरा परिवार मुझसे नफरत करेगा, अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब डर के बुने हुए झूठ हैं। हाँ, भविष्य की वो कल्पनाएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है। और धैर्य हमें इतना ठहराव देता है कि हम इन कहानियों पर सवाल उठा सकें। हम देख पाते हैं कि डर जितना बड़ा दिख रहा है असल में उतना है नहीं। बिल्कुल। तो धैर्य की आग डर के उस काल्पनिक राक्षस को जलाकर राख कर देती है और पीछे सिर्फ सच रह जाता है। हाँ। और वो सच शायद ये होता है कि हो सकता है मेरे परिवार को बुरा लगे, पर मैं ही सह सकता हूँ, या हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, पर मैं उससे सीख कर दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। सच ये है कि आप डर से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा मजबूत हैं। हाँ, और यही एहसास आपको आजाद करता है। और यही आजादी, यही सच का एहसास हमें लेखक की अंतिम पंक्ति तक ले जाता है, सत्य का अनुभव, मेरी कहानी। ये तो जैसे पूरी यात्रा का निचोड़ है, सब कुछ यहीं आकर जुड़ जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बताइए। यात्रा शुरू होती है उस यम के घर से जहां अधिकार पूर्वक बोलने का डर आपकी स्याही सुखा देता है। हाँ। उस डर से मुक्ति का रास्ता लड़ाई नहीं बल्कि धैर्य की आग है। और जब आप उस आग में तपकर डर के झूठ से आजाद होते हैं तब आपको अपने सच का अनुभव होता है। और वही अनुभव आपकी कहानी बन जाता है। बिल्कुल। तब आपकी कहानी डर की नहीं बल्कि आपके अपने सच की कहानी होती है। वाह, तो ये एक पूरा चक्र है। परिवार का डर आपको चुप कराता है, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए साहस चाहिए। वो साहस डर को नकारने से नहीं, उसे स्वीकार करने से मिलता है। और डर को स्वीकार करके उसे पार करने का रास्ता धैर्य है। और जब आप धैर्य से उस डर पर विजय पा लेते हैं तब आप अपनी असली कहानी लिखने के काबिल हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपकी नहीं रहती। हाँ, जैसा कि स्रोत में लिखा है, ये कहानी फिर कई लोगों की है। ये उन हर लोगों की आवाज बन जाती है जो समाज, परिवार या अपने ही मन के डर की वजह से चुप हैं। जब एक इंसान अपने सच को लिखने का साहस करता है तो वो अनजाने में लाखों और लोगों को उनकी अपनी कहानी लिखने की हिम्मत देता है। ये एक निजी संघर्ष को एक सार्वभौमिक मशाल में बदलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने संजय सेठी जी के विचारों के जरिए एक बहुत गहरी यात्रा की। हमने परिवार को खून के रिश्ते से ज्यादा सम्मान और सुरक्षा के नजरिए से देखा। हमने समझा कि डर कैसे हमारी रचनात्मक आत्मा का गला घोटता है। और हमने जाना कि डर से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार आक्रामकता नहीं बल्कि धैर्य है। हाँ। और ये सिर्फ एक दार्शनिक बहस नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए एक रोड मैप की तरह है जो महसूस करते हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता से जी नहीं पा रहे हैं, जो अपनी आवाज को दबा हुआ महसूस करते हैं। सही। ये उन्हें बताता है कि रास्ता है और वो रास्ता बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मुश्किल और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल भी खड़ा होता है, एक विचार जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। स्रोत हमें सिखाता है कि अपनी आवाज ढूंढना और अपना असली परिवार पाना जरूरी है, चाहे वो हमें घर के बाहर ही क्यों ना मिले। तब क्या होगा जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएं? जब अपना सच बोलने की कीमत उस परिवार से दूर जाना हो जिसमें आप पैदा हुई हैं? ये बहुत मुश्किल चुनाव है। एक तरफ है अपनी आत्मा की आजादी और दूसरी तरफ अपनी जड़ों को खोने का दर्द। उस चुनाव के भावनात्मक बोझ को कोई कैसे संभालता है? ये शायद धैर्य की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होगी।